नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली बैठक की है। जंगलों में भड़कती आग पर अधिकारियों की बैठक ली गई। शासन के आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। 24 घंटे में आग की अब तक 64 घटनाएं सामने आ चुकी है। तो उत्तराखंड के जंगलों में आग भयानक रूप लेती नजर आ रही है। शुष्क मौसम के चलते तेजी से फैल रही आग काल बन गई है। लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं में बीते दिन 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति पूरी तरह से झुलस गया। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में आग की ये 64 नई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें कुल 75 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भारी नुकसान भी पहुंचा है। और इसी बीच वन अग्नि की बढ़ती घटनाओं के बीच सीएम धामी ने अहम बैठक की है। मुख्यमंत्री दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने वन विभाग की कार्य योजना की समीक्षा की। देहरादून सचिवालय में शासन के अलावा आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जो वनाग्नि है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती इस साल भी है। हर साल ये चुनौती होती है। इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म बने, हर साल इससे निपटने के लिए पहले से तैयारियां हों। और इस वर्ष की वनाग्नि के लिए हमने कहा है कि मुख्यालय से जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उन सब की जिम्मेदारी तय हो, जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो और साथ में सारे डिपार्टमेंटों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पर अगले 1 हफ्ते के अंदर संपूर्ण नियंत्रण हो। ये जैसा आप जानते हैं कि उत्तराखंड प्रदेश का लगभग 70% लैंड एरिया जो है वो अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट से कवर्ड है। और तो निश्चित रूप से फॉरेस्ट एरियाज का प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन ना सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी एक टॉप प्रायोरिटी है। और इस वर्ष जिस तरह से हमारे अलग अलग जंगलों में आग लगने की हमें सूचना प्राप्त हुई है, इसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे, मुख्य सचिव मैडम के स्तर पे अलग अलग मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को एक जॉइंट स्ट्रैटेजी के तहत, साझा रणनीति के तहत काम करने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में धधकते जंगल, सुलगते पहाड़। नैनीताल के बाद अब अल्मोड़ा के जंगलों में आग पहुंच गई है। नवंबर 2023 से अब तक 868 आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है। अब तक आग की चपेट में 3 लोगों की मौत हो गई है। आग से 1086 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। राज्य वन विभाग ने दर्ज किए 350 एफआईआर, 60 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आग लगने का पता चलते ही आग को बुझाने का काम भी जारी है। उत्तराखंड में आग की चपेट में 74.57 हेक्टेयर जंगल अब तक आ चुका है। 24 घंटे में आग की 64 नई घटनाएं सामने आ चुकी है। कुमाऊं में 41 हेक्टेयर जंगल भी जलकर खाक हो चुका है, राख हो चुका है। यानी कि उत्तराखंड में आग लगी की जो घटनाएं हैं जंगलों में, वो लगातार जारी है और आग पर कंट्रोल पाना अभी भी प्रशासन के लिए मुश्किल नजर आता है। और 4 धाम यात्रा नजदीक आते ही शासन प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट चुका है। ऐसे में जल संस्थान भी 4 धाम यात्रा मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जानकारी देते हुए जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने कहा है कि 4 धाम यात्रा बेहद नजदीक है और ऐसे में जल संस्थान ने 4 धाम मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हालांकि नीलिमा गर्ग ने कहा है कि हेमकुंड मार्ग पर अभी भी कुछ कार्य बचे हुए हैं, जिसको 10 मई तक पूरा कर लिया जाएगा।
चारधाम यात्रा 10 मई को कपाट खुल रहे हैं केदारनाथ जी के, और तेज़ी से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा के लिए जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों की भी समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग है, यातायात है, आवास है, पार्किंग है, पुलिस विभाग है, पेयजल है, सभी विभाग, परिवहन है, जिनकी इसमें पर्यटन विभाग है, जिन जिन की भी इसमें भूमिका रहती है, सभी के जानकारियों के संबंध में आज जानकारी भी ली है, और जो उसमें और आगे तैयारी करनी है या जो काम 10 तारीख तक समाप्त होने हैं, उन सबको पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं 10 मई को केदारनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खोल दिए जाएंगे। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। 3 मई तक 19 लाख से अधिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है और केदारनाथ धाम के लिए 6,68,356 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम की अगर बात कर लें तो इसके लिए 5,67,903 पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। गंगोत्री धाम के लिए 3,47,061 रजिस्ट्रेशन अब तक हुए हैं। यमुनोत्री धाम के लिए 3,06,587 पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। केदारनाथ में 18,000 तीर्थ यात्री प्रतिदिन कर सकेंगे दर्शन और बद्रीनाथ धाम में 20,000 तीर्थ यात्री करेंगे दर्शन। गंगोत्री में 11,000 तीर्थ यात्री दर्शन कर सकेंगे और 31 मई तक की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है। 8 मई से हरिद्वार और ऋषिकेश में शुरू होगा ऑफलाइन पंजीकरण और जून महीने में यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख उपलब्ध कराई जाएगी। जल्द ही मई और जून महीने के हेली सेवा की बुकिंग भी फुल हो चुकी है। पतंजलि आयुर्वेद के बाद अब प्रदेश में स्थापित सभी आयुर्वेद कंपनियों की दवा की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। शासन ने इस संबंध में राज्य आयुर्वेद और यूनानी औषधि लाइसेंस अधिकारी को आदेश दिया है। जांच में आयुर्वेद फार्मेसी कंपनियां लाइसेंस के अनुरूप किन दवाइयों का निर्माण और गुणवत्ता को परखा जाएगा। राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड में आयुर्वेद दवाइयां बनाने वाली 353 कंपनियां स्थापित है। राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी औषधि लाइसेंस अथॉरिटी से इन कंपनियों को दवा और कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने का लाइसेंस दिया है और यहां पर पतंजलि आयुर्वेद की 14 दवाइयों के लाइसेंस निलंबित करने के बाद आयुष विभाग ने प्रदेश में चल रही सभी आयुर्वेद दवा कंपनियों की भी जांच के आदेश दिए हैं। राज्य औषधि लाइसेंस अधिकारी मिथिलेश कुमार को आदेश दिए गए हैं कि सभी आयुर्वेद कंपनियों की दवाइयों की जांच की जाए। तो देखिए, आयुर्वेद दवाइयों की गुणवत्ता की जांच के लिए निर्देश दे दिए गए हैं अधिकारियों को। अब जो कंपनियां हैं वहां पर जाकर जांच करनी होगी दवाइयों की। यह वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आप सभी का। उत्तराखंड के देहरादून में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ पर मसूरी देहरादून मार्ग के झड़ी पानी रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार 4 लड़कों की मौके पर मौत हो गई और 2 लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, SDRF की टीम मौके पर पहुंची और खाई में गिरी 2 युवतियों को रेस्क्यू करके उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं शव को खाई से निकालकर मसूरी उप जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि 4 युवक और 2 युवतियां देहरादून IMS कॉलेज में पढ़ाई करते थे और मसूरी घूमने के लिए आए हुए थे। देहरादून से वापस लौटते समय चूना खाने के पास कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले दावेदारों ने टिकट मांगने शुरू कर दिए। देहरादून से हरिद्वार पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कुमार वालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी हाईकमान से मंगलौर उपचुनाव में टिकट देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मंगलौर विधानसभा किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसान संगठन से जुड़े होने के नाते वो किसानों की समस्याओं को भली भांति जानते हैं। पार्टी उन्हें मौका देती है तो मंगलौर
चुनाव में निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतने वाले दलों से केंद्र किसान प्राधिकरण बनाने की भी मांग की है और बताया कि 15 जून से वो हरिद्वार में किसान कुंभ का आयोजन भी करेंगे। इंदौर उपचुनाव पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूर्णतः किसान बाहुल्य सीट है और यहाँ पे किसी लोकल किसान को पार्टी टिकट दे। हम भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमने भी टिकट के लिए आवेदन किया है, प्रदेश अध्यक्ष जी को आवेदन दिया है। यदि हमें पार्टी मौका देगी तो हम इस हारी हुई बाजी को भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे और इन हाजी काजियों का मुकाबला करने का भी काम करेंगे। आपको लगता है पे आधी से ज्यादा आबादी हमारी किसान की है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, है तो किसान। हम उससे किसानी की बात करेंगे तो हमारे साथ आएगा। हमने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि किसानों की समस्याओं का निदान करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे किसान विकास प्राधिकरण का गठन हो और भारत के प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्षों, कृषि मंत्री जी उपाध्यक्षों और कृषि सचिव सदस्य सचिव। विकासनगर के जस्सोवाला शीतला नदी के किनारे ग्राम समाज की जमीन पर लगे खैर के पेड़ों का अवैध कटान का खेल चल रहा है। यहाँ रोजाना रात के अंधेरे में खैर के प्रतिबंधित पेड़ों को काटा जा रहा है। इस जगह से लकड़ी माफियाओं ने सैकड़ों पेड़ों का सफाया कर दिया है, जिसकी तस्दीक कटे हुए पेड़ खुद बयां कर रहे हैं। इसी संबंध में सहसपुर रेंज के जिम्मेदार अधिकारी की हैरान करने वाला बयान सामने आया। रेंजर महोदय का कहना है कि अगर कोई शिकायत आएगी तो मामले को देखा जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों को साफ तौर पर इससे परेशानी है और उनका कहना है कि वन संपदा को बचाने का जिम्मा जिन कंधों पर है वो इतनी गंभीर सूचना को शिकायत नहीं समझते। वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान इस बात की तस्दीक करता है कि लकड़ी माफियाओं को वन विभाग के इन अधिकारियों का पूरा संरक्षण मिल रहा है। वहीं डीएफओ कालसी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि जांच के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो चौड़पुर की घटना है, इसमें हमने अपने एसडीओ को भिजवा के दिखवाया था, तो उस समय हमें 2 पतले पतले खूंट मिले थे। वो भी काफ़ी 1 महीने 2 महीने पुराने थे। उसमें ऑलरेडी वहाँ के प्रधान जी ने एफआईआर दर्ज करा रखी है। जो आप दूसरी घटना बता रहे हैं कि उसमें कुछ और भी खूंट दिख रहे हैं पेड़ों के, तो उसको मैं चौड़पुर के रेंज अफसर से दिखवाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो पड़ोस का डिवीज़न है उनको भी साथ लेते हैं। अगर हमारे डिवीज़न में है तो हम कार्रवाई करेंगे और अगर पड़ोस के डिवीज़न में तो उनसे कार्रवाई करने के लिए सूचित करेंगे। हरिद्वार के रुड़की में नमाज पढ़ने को लेकर देवबंदी और बरेलवी के लोगों में हंगामा खड़ा हो गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को बमुश्किल समझाकर उन्हें शांत करवाया। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को थाने आकर अपना अपना पक्ष रखने की बात कही। बता दें कि रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गुलाब नगर में लगभग 200 साल पुरानी एक दरगाह है। दरगाह पर सभी धर्म के लोग आते हैं। दरगाह परिसर में करीब 6 साल पहले एक मस्जिद बनाई गई थी। उसी समय से देवबंदी और बरेलवी फिरके लोग मस्जिद में एक साथ नमाज पढ़ने आते थे और मस्जिद के इमाम ईद की छुट्टी पर अपने घर गए हुए थे, जो उसके बाद वापस नहीं आए। बीते 19 अप्रैल को देवबंदी फिरके के लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दूसरे अपना इमाम को रख लिया, जिस पर बरेलवी फिरके के लोग नाराज हो गए। उसी समय से दोनों पक्षों में नाराजगी चलती आ रही थी। 7-8 साल से हम लोगों ने इस मस्जिद को बनाया था। जैसा हमसे मुमकिन हो सका था वैसे हमने किया। यहाँ पे भी सब पूरा खड्डा था, इसमें हमने पूरे में भराव कराया और हमने अपने स्तर से यहाँ पे जो भी अपनी नमाज के लिए एक स्थान बनाया, उसमें हम आज तक नमाज पढ़ते आ रहे थे। लेकिन 19 तारीख में जिस दिन इलेक्शन था उस दिन कुछ लोग आए, हमारे इमाम साहब ईद की छुट्टी पे जो है घर गए थे। ये लोग आए और आ करके 19 तारीख में यहाँ मस्जिद में काबिज हो गए। भारत नगर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं यहाँ पे इमामत को अंजाम दे रहा हूँ। तो ये बस्ती वाले मुझे लेकर इस वजह से आए थे क्योंकि यहाँ पर जो इमामत है
गए थे? वो चले गए थे 2-3 दिन के लिए, 2-3 दिन लेट हो गए थे वो, तो इन्होंने कहा कि इमाम साहब आने के नहीं, आप 2-3 दिन हमें नमाज़ पढ़ा दो यहाँ से। तो मैंने नमाज़ पढ़ानी शुरू कर दी क्योंकि मेरा और कुछ काम था। तो इन्होंने आके ये कहा कि ये तो मुर्तद हैं, ये काफिर, हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। यहाँ से पंगा शुरू हो गया। अब मामला क्या है? मामला है मस्जिद का। मस्जिद की से रसीदें भी निकली है, मैं तो जानता नहीं हूँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं कई दिनों से ईद के बाद से जो नमाज पढ़ा रहा हूँ ये बताइए की जा रही है, माहौल खराब किया जा रहा है यहाँ से। डीएपी और यूरिया खाद को लेकर इन दिनों गन्ना समिति गोदाम पर मारामारी का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र के हजारों किसान डीएपी खाद को लेकर परेशान हैं। लक्सर गन्ना समिति पर यूरिया खाद की खेप को पहुंचाई गई, लेकिन डीएपी खाद की किल्लत बरकरार है। न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया, जरा सुनिए। क्षेत्र के किसान खाद को लेकर के परेशान हैं। सबसे बड़ी दिक्कत डीएपी खाद को लेकर के हो रही है। वजह यह है कि गन्ने की बुआई का काम चल रहा है और धान की बुआई का काम भी जल्दी शुरू होने वाला है। सबसे ज्यादा जरूरत डीएपी खाद की पड़ती है। अभी किसान सहकारी समितियों पर यूरिया खाद की खेप पहुंच गई है, लेकिन डीएपी नहीं आया। किसान परेशान है, हैरान है, क्योंकि पहले भी किसान नुकसान उठा चुके हैं। कुछ किसान मेरे साथ हैं गन्ना समिति के गोदाम पर, बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। कौन से गाँव से हैं? टिगरी से। टिगरी से। खाद मिल गई है? हाँ, मिली नहीं, क्या वजह है? बस जितने आया, कोई रात को बांट ले, कोई रात को बांट लिया। डीएपी खाद मिल रहा है? नहीं नहीं मिल रहा। आप कौन से गाँव किसान हैं? सैदाबाद। सैदाबाद। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि लंबे समय से लोग खाद की डिमांड कर रहे हैं। अब कौन सा खाद पहुंचा और किसकी दिक्कतें हो रही हैं? अभी गन्ने की बुआई चल रही है, यहाँ डीएपी और एनपीके बिल्कुल नहीं है, शॉर्ट पूरे जिले पर नहीं है, और इससे किसान बहुत परेशान है। अब धान की बुआई शुरू होगी और गन्ने की बुआई चल रही है, डीएपी है नहीं। आप डिमांड नहीं कर रहे क्या? हाँ, डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। और भी किसान, आपका नाम क्या है? हातम सिंह। हातम सिंह। किस सबसे बड़ी दिक्कत कौन से खाद को लेकर हो रही है? डीएपी को डीएपी मिल नहीं रहा। क्या कह रहे हैं समिति वाले? मुकारे आने की उम्मीद ही नहीं। आने की उम्मीद नहीं? क्यों? क्या पता होता है, नहीं पता होगा। इन्हें पता होगा। हाँ, आप कुछ बताओ। भैया ये डीएपी की तो कमी चली रही है। कमी है। यूरिया मिल रहा? यूरिया तो मिल रहा। यूरिया प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, ये कह रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, इधर से आप दिखाएं। ये सब जो सबसे बड़ा गोदाम है उस पर यहाँ मौजूद है। कुछ लोग रिक्शे से ले जा रहे हैं, कुछ टोले से ले जा रहे हैं। मिल गया यूरिया, लेकिन दिक्कत डीएपी खाद को लेकर के है, एनपीके को लेकर के है। अभी जल्दी ही 30-40 हजार किसानों को गन्ने की फसल लगानी है, यानी गन्ने की बुआई, और सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? डीएपी की। तो डीएपी खाद मिलना जरूरी है। सरकार को चाहिए, गन्ना विभाग को चाहिए और गन्ना समिति के प्रबंधन को चाहिए कि किसानों की समस्या का समय पर समाधान कराए, अन्यथा किसान परेशान होंगे और फिर कहीं ना कहीं आंदोलन का मोड़ भी बन सकता है। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। खबर लक्सर से है, जहां पर सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत किए जाने के मामले की जांच शुरू हो गई है। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता को ठेकेदार द्वारा दी गई धमकी के मामले में एसएसपी ने जांच करके आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों स्थानीय विधायक मोहम्मद शहजाद के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से प्रस्तावित हुई थी और इस पर 3 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। नैनपुर गांव के ग्रामीण फैजान शिकायतकर्ता की ओर से ठेकेदार पर सड़क में घटिया सामग्री से निर्माण करने का आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपी गई थी। हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत से हमारे यहाँ नैनपुर से बाखरपुर मोटर मार्ग बन रहा है और इस पे ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था। मानकों के हिसाब से जो बोर्ड में जो नियम अनुसार दिया हुआ है उस मानकों के हिसाब से इस पे काम नहीं किया जा रहा। दिनों के बाद टीम आई, टीम ने जांच की तो उस जांच में ये पाया गया कि जो ये लोग माल इस रोड पे डाल रहे हैं उसमें धांधलेबाजी की हुई है। मेरे पास ठेकेदार जान आलम ठेकेदार है, तो उसी का मेरे पास 9:13 पे व्हाट्सएप कॉल आया और उसने मुझे एक धमकी भरे फ़ोन में उसने मुझसे बात की है। मेरे को उत्तराखंड की और यूपी की याद दिलाई है उसने मेरे को। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला हुआ है, जहां पर वायुसेना के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। हमले में सेना के 5 जवान घायल हो गए। हमले में सैन्य कर्मियों के घायल होने की खबर है। हमले के बाद सेना के इलाके में घेराबंदी हो चुकी है।
तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला हुआ। वायुसेना के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। हमले से सेना के 5 जवान घायल हो गए। हमले में सैन्य कर्मियों के घायल होने की खबर है। हमले के बाद लगातार घेराबंदी कर उन आतंकियों की खोजबीन की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर से ये खबर, जहां एक बार फिर से नापाक साजिश को अंजाम दिया गया आतंकियों की ओर से। वायुसेना पर हमला किया गया और इस दौरान 5 जवान घायल हो गए हैं। हमले में 5 जवान सेना के घायल हुए हैं। हमले के बाद सेना के इलाके में घेराबंदी की गई है। और बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।